हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा, तो एक बार भाई जितने भी बच्चे हमारे साथ में इस क्लास को देख रहे हैं, अपनी अपनी जो एग्जाम डेट है उसको कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में शुरू करेंगे इस बेहतरीन सी क्लास को। तो देखो मेरे भाई, 1993 में ए सूटेबल बॉय पुस्तक खालिस्तान के द्वारा लिखी गई थी। सभी बच्चे बताओ भाई, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। डेविडर है क्या, विक्रम सेठ है क्या, किरण देसाई या फिर अरुंधति रॉय। तो देखो भाई, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। अगर मैं विक्रम सेठ की और पुस्तकों के बारे में बात करूं तो भाई ए सूटेबल गर्ल, भाई सूटेबल बॉय इसने लिखी तो सूटेबल गर्ल भी इसने लिखी, तो ये बात भी तुमको याद होना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई इसकी जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है टू लाइव्स, LIVES। तो कोई तुमसे पूछे कि ये पुस्तक किसकी है, सर विक्रम सेठ की। अगर मैं तुमसे बात करता हूं किरण देसाई की पुस्तक, ये भी एग्जाम में आती है, तो आप लिख लीजिए मेरे भाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है भाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, किरण देसाई है। अगर मैं अरुंधति रॉय के बारे में बात करूं तो इनकी पुस्तक एग्जाम में आती है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। क्या नाम है मेरे भाई इनकी पुस्तक का, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अटमोस्ट हैप्पीनेस ये पुस्तक मेरे भाई किसकी है, अरुंधति रॉय की है। एक मेरे भाई इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक भी अरुंधति रॉय की है। तो याद रह जाएगा मेरे भाई, पहले क्वेश्चन में मैंने तुमको कितनी चीजें बता दी। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक, ए सूटेबल गर्ल पुस्तक के लेखक और टू लाइव्स पुस्तक के लेखक, तीनों के लेखक विक्रम सेठ हैं। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये भी अरुंधति रॉय। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य की प्रतिपादक थी। तो बताओ मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम नृत्य की प्रतिपादक है। तो मेरे भाई क्या गुरु विपिन सिंह आंसर होगा, पंडित बिरजू महाराज होगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल होगा, केलू चरण महापात्र होगा। तो भरतनाट्यम के बारे में बात हो रही है, राइट आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। मैं बात करूं गुरु विपिन सिंह के बारे में तो सर ये तो मणिपुरी नृत्य के कलाकार हैं। किसके भाई, मणिपुरी के। मैं बात करूं बिरजू महाराज के बारे में तो सर ये तो कथक नृत्य के कलाकार हैं। और मैं बात करूं केलू चरण महापात्र के बारे में तो सर ये तो ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। तो राइट आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी है। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी है रुक्मणी देवी अरुंडेल। इसके अलावा मेरे भाई इनको 1956 में, ठीक है, 1956 में इनको मेरे भाई पद्म भूषण दिया गया था। 1956 में क्या दिया गया मेरे भाई, आपका पद्म भूषण दिया गया था। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए रुक्मणी देवी अरुंडेल को लेकर। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, उन सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF मिलेगा। साथ में मेरे भाई अगर कोई बच्चा पूरे PDF को पढ़ लेता है तो लगभग में उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि भाई इसमें कंप्लीट सिलेबस है। रीजनिंग और मैथ का तो एक भी क्वेश्चन इस PDF से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भाई, तो केवल और केवल 100 रुपये का ये PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो, क्योंकि मेरे भाई इस PDF में सब कुछ आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज मिलेगा,
टॉपिक वाइज मिलेगा और सारे क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 100 रुपये का PDF है, गारंटी है कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस PDF से देखने को मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों को चाहिए, ये नंबर तुम्हारे सामने है, तुरंत मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, 2 सेकंड में PDF आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत की सबसे आम जंगली बिल्ली फीलिस चाउस सूचीबद्ध है? तो बताओ मेरे भाई, भारत की सबसे आम जंगली बिल्ली फीलिस चाउस किस अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 3, अनुसूची फर्स्ट, सेकंड और मेरे भाई अनुसूची नंबर आपकी 4। तो आप बोलोगे अनुसूची नंबर 2, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? मेरे भाई भारतीय संविधान में ऐसी बहुत सारी अनुसूची है, ठीक है मेरे भाई, जो एग्जाम में आएंगी। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या है, तो आप बात करोगे संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है मेरे भाई, संघ और उसका क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है मेरे भाई? दूसरी अनुसूची में तो वेतन और भत्ता है, ठीक है भाई, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता है। मैं बात करूं तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रोग्राम है, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ, राज्यपाल की शपथ, ये अनुसूची नंबर 3 में आएंगी। अनुसूची नंबर 4 में क्या है? आप बात करोगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन बोल दो या फिर मेरे भाई आपका बंटवारा बोल दो। अनुसूची नंबर किस में मिलेगा? 4 में। मैं बात करूंगा अनुसूची नंबर 5 के बारे में, SC और ST का क्षेत्रीय प्रशासन, ठीक है मेरे भाई, SC और ST का क्षेत्रीय प्रशासन, यानी कि मेरे भाई जो भी आपके अनुसूची जाति और अनुसूचित जनजाति है उनका क्षेत्रीय प्रशासन। छठी इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे भाई, 8वीं में आपकी क्या है? 8वीं में आपकी 22 भाषा। अगर कोई पूछे कि भाई 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषा है। एक मेरे भाई 10वीं अनुसूची में दल बदल आता है, कौन सा भाई? दल बदल 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में मेरे भाई आपका पंचायती राज आता है, कौन सा राज मेरे भाई? आपका पंचायती राज है। और 12वीं अनुसूची में आपका क्या आता है? नगर पालिका आती है। तो पहली अनुसूची में संघ और क्षेत्र है, दूसरी में वेतन भत्ता है, तीसरी में शपथ का प्रोग्राम, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं में SC ST का क्षेत्रीय प्रशासन, 8वीं में 22 भाषा, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लेकिन भाई उससे पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री होता है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया खालिस्तान का विभाग था। बताओ मेरे भाई दीवान ए कोही को किस मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया? अब ये क्या था? कृषि विभाग था, बाजार विभाग था, दान का था या फिर आपका सैन्य विभाग था? तो मेरे भाई दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया और ये एक कृषि विभाग था। मैं इस मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करूंगा तो 1325 से लेकर इसने 1351 तक शासन किया था। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके दरबार में कौन आया था? सर इसके दरबार में तो इब्न बतूता आया था। कौन मेरे भाई? इब्न बतूता। अगर कोई आपसे पूछे ना कि इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। मोरक्को का रहने वाला था मेरे भाई। कहाँ का था ये? मोरक्को का रहने वाला था। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया? बताओ मेरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव को कब पेश किया था? नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आपने सुना होगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। मैं बात करूं मेरे भाई ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको स्वीकार कब किया था? भाई पेश तो कब किया इसने? पेश तो कर दिया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको स्वीकार कब किया? आप बात करोगे 22 जनवरी 1947 को, ठीक है
भाई 22 जनवरी 1947 को इसको पास ठीक है स्वीकार किया गया। मैं बात करूं मेरे भाई, देखो आपने संविधान सभा के बारे में जरूर सुना होगा। किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। तो यहीं से यह क्वेश्चन आपका बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आप बात करोगे 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? इसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? आप बात करोगे 13 दिसंबर 1946 को। और मेरे भाई इसी डेट को आपका क्या आया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव आया था। कब मेरे भाई? 13 दिसंबर 1946, यानी कि संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? बताओ भाई, इनमें से कौन सी ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? अनीता रत्नम, कुमकुम मोहंती, प्रोतिमा बेदी, सोनल मानसिंह। तो बताओ मेरे भाई। देखो सर, कौन सी एक ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? नहीं है मतलब अनीता रत्नम। सर अनीता रत्नम तो भरतनाट्यम करती है मेरे भाई। अनीता रत्नम क्या करती है? भरतनाट्यम करती है। मैं बात करूं सोनल मानसिंह, तो सर ये भरतनाट्यम भी करती है। ठीक है भाई, भरतनाट्यम तो करती है, साथ में ओडिसी भी करती है। तो ओडिसी तो करती है मेरे भाई, बात तो सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एक मेरे भाई आप याद रखना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पल्लवी कृष्णन किसके बारे में मेरे भाई? पल्लवी कृष्णन के बारे में। तो पल्लवी कृष्णन मेरे भाई आपके मोहिनी अट्टम करती है। कौन सा मेरे भाई? आपका मोहिनी अट्टम करती है। कौन? पल्लवी कृष्णन। मैंने तुमको ओडिसी के बारे में बताया था कि जिस भी नाम के पीछे महापात्र शब्द लगा होता है वो किसका कलाकार होता है? ओडिसी का। जैसे कि केलुचरण महापात्र। क्या नाम है भाई? केलुचरण महापात्र। किसका कलाकार होगा? सर ओडिसी का। मैं तुमसे बात करूंगा मोहन महापात्र, किसका कलाकार होगा? ओडिसी का। मैं तुमसे बात करूंगा सुजाता महापात्र, किसकी कलाकार है? ओडिसी नृत्य की। तो ये बात भी तुमको याद होना चाहिए। केलुचरण महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, कुमकुम मोहंती, प्रीतिमा बेदी और सोनल मानसिंह सबके सब किसके कलाकार हैं? ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। रमजान के महीने के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताओ भाई, रमजान के महीने के बाद कौन सा त्योहार मनाते हैं? जमात उल विदा, मिलाद उन नबी, ईद उल फितर या फिर मेरे भाई मुहर्रम। तो रमजान के महीने के बाद में कौन सा त्योहार मनाएंगे? तो सर वो मुहर्रम मनाएंगे। कौन सा मेरे भाई? आपका मुहर्रम। अब देखो भाई, हिंदू धर्म के ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाते हैं, तो आप कोई बताएगा मुझे रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाते हैं? मैं तुमसे बात करूं कि बताओ दीपावली का त्योहार कब मनाते हैं? कमेंट कर दो मेरे भाई दीपावली के त्योहार के बारे में। मैं तुमसे बात करूं कि होली का त्योहार कब मनाते हैं? कमेंट करो भाई होली का त्योहार कब मनाते हैं। तो आप क्या बात करोगे? सर रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने की पूर्णिमा को। ठीक है मेरे भाई, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, श्रावण मास में जो पूर्णिमा आती है उसको हम रक्षाबंधन मनाएंगे। सर दीपावली कब मनाते हैं? सर कार्तिक महीने में जो अमावस्या आती है, कार्तिक महीने में जो अमावस्या आती है उसको हम क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं। सर होली कब मनाएंगे? होली मेरे भाई आपके फाल्गुन महीने में जो पूर्णिमा आती है उसको मेरे भाई क्या मनाते हैं? सर हम होली मनाते हैं। ठीक है, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली और फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आप होली मनाओगे। यहीं पर मेरे भाई एक आपने सुना होगा असम के बारे में। तो असम में मेरे भाई ठीक है बिहू त्योहार मनाते हैं। अब बिहू 3 तरीके का होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ रोंगाली बिहू कब मनाएंगे? रोंगाली बिहू, तो आप बोलोगे रोंगाली बिहू तो सर बैसाख महीने में मनाते हैं। मैं तुमसे बात करूं कि माघ बिहू कौन से महीने में मनाएंगे? माघ बिहू, तो माघ बिहू मेरे भाई आपके सर ये माघ के महीने में ही मनाते हैं। और एक मेरे भाई आपका काटी बिहू, कौन सा मेरे भाई? काटी बिहू, तो काटी बिहू कौन से महीने में मनाएंगे? सर ये कार्तिक महीने में मनाएंगे। ये बात भी तुमको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, तो बिहू नृत्य, बिहू त्योहार को लेकर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है
कि बिहू है कहाँ का? सर असम का। बिहू कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, जिसमें रोंगाली बिहू बैसाख में मनाएंगे, माघ बिहू माघ महीने में मनाएंगे और काटी बिहू कार्तिक महीने में मनाएंगे। यहीं पर मेरे भाई एक क्वेश्चन तुमसे हॉर्नबिल त्योहार के बारे में भी पूछा जाएगा। किसके बारे में? हॉर्नबिल त्योहार, जो कि नागालैंड का है हॉर्नबिल। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाते हैं। ठीक है, हॉर्नबिल त्योहार कब मनाते हैं? 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। तो उम्मीद करूंगा ये चीजें तुम्हारे याद रह जाएंगी। ये कोई फालतू की चीजें नहीं है, एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, मतलब जाती हैं। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाएंगे? अल्कली, एल्किन, अम्ल या फिर मेरे भाई आपका एल्किन। तो जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं? अल्कली कहलाते हैं। मेरे भाई एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जल में घुलनशील विटामिन बता दो कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन मेरे भाई बता दो कौन कौन से हैं। तो आप बात करोगे विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। और जल में घुलनशील जो क्षार होते हैं उनको अल्कली कहते हैं। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कौन सी नदी उत्तर में वूलर झील में और फिर बारामूला में बहती है? बताओ मेरे भाई, इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर में वूलर झील में और फिर बारामूला में बहती है? तो वो नदी है मेरे भाई कौन सी? सर वो झेलम नदी है। मेरे भाई झेलम को वितस्ता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? वितस्ता के नाम से जानते हैं। आपने भाई पढ़ा होगा झेलम का युद्ध। कौन सा मेरे भाई? झेलम का युद्ध। इस झेलम के युद्ध का दूसरा क्या नाम है? इसका नाम है मेरे भाई वितस्ता का युद्ध। किसका मेरे भाई? वितस्ता का युद्ध। इसका तीसरा क्या नाम है? तीसरा नाम है मेरे भाई आपका हाइडे स्पीज का युद्ध। किसका मेरे भाई? हाइडे स्पीज का युद्ध। तो मेरे भाई ये एक ही युद्ध है, इसके 3 नाम है। चाहे तुम झेलम का युद्ध बोलो, चाहे वितस्ता का युद्ध बोलो, चाहे हाइडे स्पीज का युद्ध बोलो मेरे भाई। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब मेरे भाई? 326 ईसा पूर्व में हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच में। किसके बीच में? पोरस और सिकंदर के बीच में। यहीं पर तुमसे अगर मैं पूछूं कि बताओ रावी का पुराना नाम क्या है? जैसे तुमने बताया कि झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। तो भाई रावी का भी तो पुराना नाम पूछा जा सकता है। तो रावी का पुराना नाम है परूषणी नदी। कौन सा मेरे भाई? आपका परूषणी नदी। ये भी तुमको याद होना चाहिए। मैं बात करूं झेलम के बारे में, तो झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है मेरे भाई? अनंतनाग से झेलम नदी निकलती है। कहां से मेरे भाई? आपके अनंतनाग से झेलम नदी निकलती है। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले भाई आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज मेरे दोस्त लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लो भाई अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता को बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख है? तो राज्य के महाधिवक्ता के बोलने का अधिकार किसमें मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 177 में। ठीक है भाई, राज्य के महाधिवक्ता को जो बोलने का अधिकार मिलता है वो अनुच्छेद नंबर 177 में है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है? कौन सा बैंक भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है? तो भाई मुद्राएं कौन जारी करेगा भारत में? सर वो तो आरबीआई करेगा। मैंने आरबीआई के बारे में बताया था कि आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को। मेरे भाई आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। मेरे भाई आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आप बात करोगे ओसबोर्न स्मिथ। कौन मेरे भाई? आपके ओसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन भाई आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर के बारे में बात करेंगे तो भारतीय गवर्नर कौन थे? आप बात करोगे सीडी देशमुख थे। मैं बात करता हूं मेरे भाई वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो आप बात करोगे संजय मल्होत्रा के बारे में।
किसके बारे में भाई? संजय मल्होत्रा के बारे में बात करोगे। ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। मैं बात करूं आरबीआई की वर्तमान टाइम की, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पर रेपो रेट कितनी है? तो उस टाइम पर मेरे भाई रेपो रेट कितनी है? 5.50%। ठीक है भाई, कितनी? 5.50%। और अगर मैं रिवर्स रेपो रेट की बात करता हूं तो रिवर्स रेपो रेट है भाई आपका 3.35%। ठीक है, और ये तब की बात कर रहा हूं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि ये होती रहती है ऊपर नीचे। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने बात की मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी कौन है भारत में? आरबीआई। स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1949, पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर आपके सीडी देशमुख, वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। रेपो रेट कितनी? 5.50% और रिवर्स रेपो रेट कितनी? 3.35%। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? आप बोलोगे 1991 में। सर 1991 में कुछ और भी हुआ था क्या? हाँ मेरे भाई, 1991 में आपका एलपीजी अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम मेरे भाई? एलपीजी अधिनियम। देखो, एक तो होती है एलपीजी गैस, एक तो होती है एलपीजी गैस और ये है एलपीजी अधिनियम। यहाँ पर एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। ठीक है, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। क्या होता है? निजीकरण। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि आपका वैश्वीकरण। ठीक है, तो एलपीजी गैस अलग है, एलपीजी अधिनियम अलग है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई बताइए दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? आप बताएंगे तो आप बोलोगे पी आनंद चालू, विलियम वेडरबर्न, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी। तो भाई देखो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो भाई 1885 में इसके अध्यक्ष कौन बने थे? आप बात करोगे व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। कौन मेरे भाई? आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर 1886 में कौन आ गए? सर दादा भाई नौरोजी। 1886 में दादा भाई नौरोजी आ गए। उसके बाद में 1887 में कौन आ गए? तो भाई इसमें आपके बदरुद्दीन तैयबजी आ गए। कौन मेरे भाई? आपका बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है भाई, फिर 1888 में आपके जॉर्ज यूल आ गए। कौन मेरे भाई? जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, 86 में दादा भाई नौरोजी, 87 में बदरुद्दीन तैयबजी, 88 में जॉर्ज यूल। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए बताओ पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी हैं। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? वो आपके जॉर्ज यूल बने थे। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस भौतिक अभिलक्षण का नाम क्या है जो भारत में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटी है? तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की जो अनुदैर्घ्य घाटी है उसको किस नाम से जानते हैं? सर उसको तो ड्यून्स के नाम से जानते हैं भाई, ड्यून्स। दोआब क्या होता है? जहां पर दो नदी आकर मिलती है। ठीक है भाई, एक अगर मैं आपसे पूछूं कि बाहरी हिमालय की बाहरी परत को किस नाम से जानते हैं? ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हिमालय की जो बाहरी परत होती है, ठीक है भाई, हिमालय की जो बाहरी परत होती है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको मेरे भाई शिवालिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? शिवालिक के नाम से। ठीक है, तो ड्यून्स बोलते हैं। दंतीवर्मन या दंतीदुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो दंतीवर्मन या दंतीदुर्ग के बारे में सबको पता है कि ये मेरे भाई आपके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो राजधानी का नाम था मेरे भाई आपका मान्यखेत। क्या नाम था? मान्यखेत। मैं बात करता हूं चेर वंश के बारे में, तो चेर वंश का जो संस्थापक है उथियान नाम करके कुछ है भाई। ठीक है, उथियान नाम करके कुछ है, तो ये चेर वंश का संस्थापक है। इसकी अगर मैं राजधानी की बात करूं तो वंजी इसकी राजधानी थी। कौन सी मेरे भाई? वंजी। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में? प्रतिहारों के बारे में, तो नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे। कौन मेरे भाई? आपके नागभट्ट प्रथम। और मैं बात करता हूं प्रतिहार की राजधानी, तो सर वो मेरे भाई आपकी कन्नौज थी। कौन सी मेरे भाई? आपकी कन्नौज।
तो मैंने बताया दंती वर्मन या दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं, राजधानी इनकी मान्यखेत थी। चेर वंश का संस्थापक उथियान है, राजधानी इनकी वंजी है। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है और कन्नौज इनकी राजधानी थी। पाल वंश का तो सभी को पता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो सर वो तो गोपाल था। कौन मेरे भाई आपका? गोपाल था। ठीक है, इसी पाल वंश में एक शासक था मेरे भाई आपके धर्मपाल। ठीक है, इसी पाल वंश में एक शासक हुआ था, कौन सा? धर्मपाल। इसने क्या काम किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है भाई, किसके बारे में? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो धर्मपाल ने की थी। ठीक है, भूलना मत। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपर रूप नहीं है। कार्बन का अपर रूप यानी जो कार्बन से नहीं बना, तो हीरा तो कार्बन का ही अपर रूप है। ग्रेफाइट ये भी, इसमें भी कार्बन होता है। ठीक है, बकमिस्टर फुलरीन में भी आपका कार्बन होता है, लेकिन फास्फोरस ये तो अलग चीज है भाई। फास्फोरस में कार्बन कब से आने लगे? ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष में शुरू की थी? तो भाई वो डलहौजी था। ठीक है, डलहौजी के बारे में मैंने आपको खूब पढ़ाया था, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि भाई डलहौजी, इसने मेरे भाई 1848 में हड़प नीति चलाई। कौन सी मेरे भाई? हड़प नीति चलाई थी। इसने मेरे भाई 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई। कौन सी मेरे भाई? प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी। इसने 1853 में ही मेरे भाई आपके प्रथम तार लाइन भी बिछाई थी। ठीक है भाई, प्रथम तार लाइन भी इसने बिछाई। इसने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। ठीक है भाई, विधवा, ठीक है भाई, इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आया। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए, किसको लेकर? डलहौजी को लेकर। 1853 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1853 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।